हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में भारतीय जलवायु की विशेषता और इसके महत्व क्या है। भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है और इसका महत्व क्या है, जलवायु का क्या महत्व हमारे लिए है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर लिया है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए तो देखिए एक चीज देखेंगे। हम लोगों ने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो टॉपिक को डिस्कस करे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत की जलवायु क्या है, उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु। भारत की जलवायु को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो मानसून प्रभावित करता है। इसी कारण से भारत की जलवायु को क्या कहता है, उष्ण मानसूनी जलवायु। तो जाहिर सी बात है कि भारत की जलवायु की विशेषता भी क्या होगी, मानसूनी प्रकार की होगी। जो मानसून की विशेषता होगी वो अधिकांश क्या होगी, भारत की जलवायु की विशेषता होगी। तो देखिए क्या है कि भारत की मानसून की विशेषताएं जलवायु की क्या है। पहला है कि मानसूनी हवाएं क्या है, मौसमी हवाएं हैं। मौसमी हवाओं का मतलब है कि ये मानसूनी हवाएं मौसम के अनुसार अपनी विशिष्टता और अपनी दिशा को बदल लेती हैं। विशिष्टता का मतलब है तापमान और वर्षा, और दिशा का मतलब है कि इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था मैं आपको। इसमें फिर बता देता हूँ आपको क्या होता है कि इनकी विशिष्टता या मौसमी दशाएं क्या होती हैं, मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं, तो देखिए ये जो प्रायद्वीपीय हमारा भारत है, तो इसमें देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी विशेष स्थिति है। तो इस कारण से क्या होता है कि ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, ये स्थल से जल से स्थल की तरफ प्रवाहित होती हैं इस तरह से। ठीक है, और इसमें प्रायद्वीपीय भारत की विशेष स्थिति एक भूमिका निभाता है कि इस कारण से हवाएं क्या हो जाती हैं, बाइफरकेट हो जाती हैं, दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं। तो एक अरब सागर शाखा हो जाती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो एक तो ये है कि ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा होती है ग्रीष्म काल में। जो जून जुलाई अगस्त सितंबर में मानसून सक्रिय होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून बोलते हैं। लेकिन जब शीतकालीन मानसून होता है जो दिसंबर जनवरी फरवरी तक एक्टिव रहता है, उसमें हवाओं की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है। यानी कि ग्रीष्म काल में जो मानसूनी पवनें चलती हैं, शीतकाल में मानसूनी पवनें क्या हो जाती हैं, ठीक उसके उल्टा प्रवाहित होती हैं। तो एक तो ये विशेषता हो गई कि मानसूनी हवाओं की दिशा में और इनकी विशिष्टता में परिवर्तन हो जाता है। दिशा में तो इस तरह से परिवर्तन देखते हैं, विशिष्टता में क्या देखते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसूनी हवाएं हैं, इनका तापमान अधिक होता है। और ये चूंकि सागरी भागों से होकर गुजरती हैं, इधर अरब सागर इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती हैं, तो इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती हैं, जो सापेक्षतः अधिक गर्म होती हैं, उष्ण होती हैं, और इनमें आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जबकि जो शीतकालीन मानसूनी हवाएं हैं, जिसको उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं, ये क्या होता है, ये उत्तर पूर्व से आती हैं, जो ध्रुवों के पास स्थित है, तो वहां से आती हैं। तो इनका तापमान क्या होता है, सामान्यतः कम होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि ये स्थलीय भाग से आती हैं, तो इनमें आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इनसे वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, कम प्राप्त होती है। तो पहला तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि मानसूनी हवाएं वर्ष में दो बार अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं। एक दक्षिण पश्चिम, दूसरा क्या है, उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम वाली मानसूनी जो हवाएं जो ग्रीष्म काल में आती है, ये सापेक्षतः उष्ण आर्द्र होती है, उष्ण भी होती है और आर्द्र भी होती है। जबकि शीतकालीन मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ये क्या होती हैं, ये शीत और शुष्क होती हैं। ठीक है, शीत और शुष्क होती हैं। तो एक विशेषता हम लोगों ने ये मानसूनी हवाओं का तो यहाँ पर देख लिया। दूसरा क्या है कि मानसूनी हवाएं भारतीय प्रायद्वीप की विशिष्ट स्थिति के कारण दो भागों में बट जाती है। हम लोगों ने देख लिया कि एक बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है और एक अरब सागर की शाखा हो जाती है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ग्रीष्म काल में ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, अब समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो समुद्र से क्या करती है, आर्द्रता धारण कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। और जैसे ही स्थलीय भागों पर पहुंचती हैं तो उस आर्द्रता के माध्यम से क्या कर देती हैं, ये वर्षण कराती हैं या इनके द्वारा वर्षा होता है। ठीक है, तो एक तो विशेषता ये हो गई। और बाकी हम लोग ठंडी शुष्क हवाएं सब देख लिए थे कि उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं क्या है, ठंडी है, शुष्क है। जबकि ग्रीष्म काल की मानसूनी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं क्या है, उष्ण है और आर्द्र है। ठीक है, देखिए अब ये चौथी विशेषता क्या है, भारत में जो वर्षा है ये मुख्यतः मानसूनी हवाओं के कारण ही होता है, ये उन्हीं के माध्यम से होता है। और इनमें भी सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है, सबसे अधिक भूमिका जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की होती है, जो ग्रीष्म काल में सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये विशेषता है। फिर अगली विशेषता क्या देखते हैं
कि जो मानसून होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है अनिश्चितता। उसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है। और किस प्रकार की अनिश्चितता होती है वो देखिए, वर्षा की मात्रा तथा समय में अनिश्चितता। एक तो होता है कि वर्षा कभी होगी, अधिक होगी, कभी कम होगा। समय की अनिश्चितता का मतलब है कि वर्षा कभी समय से होगी, कभी समय से नहीं होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसको डिफाइन किया गया है आगे, लेकिन इसको यहीं पे डिफाइन करके हम देख लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसकी फॉरकास्टिंग जो होता है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत पहले कर देता है। जैसे जनवरी फरवरी के आसपास देखेंगे कि, या मार्च में देखेंगे कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है कि घोषणा करता है, फॉरकास्ट करता है। तो उसमें बता देता है कि जो इस बार ग्रीष्मकालीन मानसून है ये समय से आएगा, समय के पहले आएगा या समय के बाद आएगा। समय क्या है, केरल में ये प्रवेश करता है मालाबार तट पर 1 जून को। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो 25 मई को ही प्रवेश कर जाता है, लेकिन मुख्य भूमि पर ये केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये होता है कि कभी मानसून 1 जून को आता है। जैसे इस बार मानसून क्या हुआ है, लेट आया है, 8 जून को दस्तक दिया है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया था। तो देखिए क्या है, कभी समय से आ जाएगा, 1 जून को आ जाएगा, कभी 1 जून से पहले ही आ जाएगा, और कभी 1 जून के बाद आएगा। तो पहले तो है कि समय में अनिश्चितता होती है। ठीक है, फिर क्या होती है, वर्षा की मात्रा में अनिश्चितता होती है। कैसे? आप सुनते होंगे आईएमडी के फोरकास्टिंग में कि इस बार मानसून से सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मतलब जितना औसत वार्षिक वर्षा है उससे क्या होगी, अधिक वर्षा होगी। फिर यह दूसरी बात सुन लेते हो, कभी कहता है कि इस बार सामान्य वर्षा होगी। इसका मतलब है कि जितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है उतनी होगी। फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि सामान्य से कम वर्षा होगी, यानी कि जितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है उससे कम होगी। तो ये तीनों हो गए, अधिक होगी, सामान्य होगी, कम होगी। तो ये क्या है, बहुत अनिश्चितता है। अब फिर देखिएगा, एक है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण देखेंगे कि अगर भारत के मैप को देखेंगे आप, तो इसमें देखेंगे ना कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अब देखिए इस मैप को देखिए, जिसमें क्या है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा को दिया गया है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा को दिया गया है। तो इसमें देखिए जो बिल्कुल शेडेड ब्लैक एरिया है, जैसे ये है पूर्वोत्तर भारत में। अब इसमें क्या है, सिक्किम से लेके, असम से लेके, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। फिर इधर आपका बीच में नागालैंड को हालांकि हटा दिया गया है, मणिपुर नागालैंड का कुछ क्षेत्र, लेकिन फिर भी वो शामिल है। ये क्षेत्र हो गया। फिर पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ये क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा क्या है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है। यानी कि वर्ष में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो कुछ क्षेत्र जो हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर देखेंगे कि ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया, ये और थोड़ा ये एरिया है, और इसका ये एरिया है, यहाँ पे क्या है, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है इस एरिया में। फिर देखेंगे कि तीसरा जो एरिया है, ये जो पूरा भारत का ये एरिया है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, 50 से 100 सेंटीमीटर है। और कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे ये राजस्थान का थार का मरुस्थल हो गया, अरावली पर्वत के पश्चिम का भाग, और ये प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग का जो क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, 50 सेंटीमीटर से भी कम है। ये देखेंगे कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक है, और कुछ क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, कम है। फिर देखेंगे कि यही जैसलमेर का जो क्षेत्र है, या ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, बहुत अधिक कम है। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, 200 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। जैसे आप मेघालय में देखेंगे ना कि यहाँ पे एक जगह है चेरापूंजी, और उसके बगल में 15 किलोमीटर दूर पे स्थित है मासिनराम। वहां पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या है, हमेशा 1000 मीटर से अधिक होती है। यानी कि 10 मीटर से भी अधिक वर्षा हर साल होती है, सोचिए अब कितनी। और ये जैसलमेर 10 सेंटीमीटर भी नहीं वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है, वर्षा की मात्रा में बहुत ज्यादा असमानता है। तो वर्षा का असमान वितरण है। फिर एक देखेंगे वर्षा की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। तो हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर दिया कि वर्षा की मात्रा क्या है, बहुत अनिश्चित है, समय के साथ भी है। अनियमितता भी देख लिया हम लोगों ने। अनियमितता का मतलब है कभी वर्षा होगी, कभी वर्षा नहीं होगी, तो इसको भी देख लिया। अब एक शब्द आता है गैप ऑफ मानसून। मानसून विभंगता क्या होती है, मानसून विभंगता का मतलब है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने का टाइम क्या है, हम लोगों ने देखा था कि भारत की मुख्य भूमि पर 1 जून को मानसून
आ जाता है। मालाबार तट पर यानी कि केरल के तट पर 1 जून को मानसून सक्रिय हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 जून को मानसून क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, यहाँ पे दस्तक देता है, ठीक है। लेकिन फिर भारत में ये मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो दिल्ली है यहाँ पे मानसून कब आता है, यहाँ पे आता है 25 जून के आसपास मानसून आता है दिल्ली में, ठीक है। पंजाब में क्या होता है, यहाँ पहुंच जाता है लगभग 1 जुलाई के आसपास मानसून पंजाब में पहुंच जाता है, यानी कि भारत में 1 जुलाई के आसपास पूरे भारत में मानसून पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक तो ये होगा कि भाई आ गए हो, अब तो पूरी वर्षा करो, लगातार वर्षा करो, बड़े मोस्ट एवेटेड तुम थे, तो आ गए वर्षा करो, बड़ा इंतजार था तुम्हारा। तो मानसून आज भी जाता है तो लगातार वर्षा नहीं होता है। आप देखेंगे क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन वर्षा होगी, फिर 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन कभी कभी क्या होता है, वर्षा ही नहीं होगी। यानी कि जब मानसून आ भी गया है तो लगातार वर्षा नहीं होगी, पता नहीं लगता है, जैसे शर्मा जाता है मानसून, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मानसून में गैप हो जाता है, विभंगता हो जाती है कि जब मानसून आ भी गया है तो इससे लगातार वर्षा नहीं होती है, वर्षा रुक रुक के होती है। वर्षा के कुछ दिन होते हैं, फिर कुछ दिन नहीं होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि मानसून भारत में लगभग 120 दिन सक्रिय रहता है, 4 महीने तक सक्रिय रहता है। इसमें भी वर्षा के दिन कितने होते हैं, 40 से 50 दिन के आसपास वर्षा के दिन होते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि 120 दिन लगातार वर्षा नहीं होती, उसमें से मुश्किल से 40-50 दिन ही भारत में औसतन वर्षा होती है मानसून पीरियड में। तो इसका मतलब है कि मानसून विविधता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है ग्रीष्मकालीन भारत में, ये मूसलाधार वर्षा होती है इससे। ये क्या होता है, मूसलाधार वर्षा का मतलब है कि इससे जो वर्षा होती है, कपासी मेघ वर्षी बादल होते हैं, ठीक है, निम्बोक्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं, इसमें क्या होती है कि वर्षा जो होती है गरज चमक के साथ, मतलब तड़ित झंझा के साथ, पूरी बिजली चमकेगी, गरजेगा बादल, उसके साथ मूसलाधार वर्षा होती है। बहुत देर तक नहीं होगी, 2 घंटा 3 घंटा खूब जबरदस्त मूसलाधार होगी, झोंकेदार वर्षा होगी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। तो भारतीय जो इस मानसूनी वर्षा है वो क्या है, मूसलाधार वर्षा होती है। उसमें वर्षा क्या होती है, बहुत तगड़े से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मानसून से वर्षा नहीं हो रही है, बल्कि क्या करते हैं, बादल पानी को उड़ेल देते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि मानसूनी वर्षा क्या होती है, मूसलाधार होती है, गरज चमक के साथ होती है। फिर यहाँ पे आता है कि भारत की अधिकांश वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा है। भारत की अधिकांश वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा। अब यहाँ पे एक आता है कि वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो वर्षा होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, कि 3 प्रकार से वर्षा होती है। तो पहला जो प्रकार है वो है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का मतलब है कि जो वर्षा चक्रवातों के सहारे होती है। जैसे चक्रवात कितने होते हैं, 2 होते हैं मुख्यतः, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, चक्रवात जब पढ़ेंगे तो जो चक्रवाती वर्षा है, जो वर्षा चक्रवात के सहारे होती है या चक्रवात के कारण होती है, उसे कहते हैं चक्रवाती वर्षा। दूसरा होता है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा क्या होती है, कि संवहनी वर्षा क्या होती है, जो वर्षा भूमध्य रेखाओं के आसपास के क्षेत्रों में होती है, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में होती है, तो उसको कहा जाता है संवहनी वर्षा, ठीक है। ये मुख्यतः भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें पश्चिमी घाट के आसपास इस तरह की वर्षा होती है। तो संवहनी वर्षा हो गई। तीसरा हो गया पर्वतीय वर्षा। अब ये पर्वतीय वर्षा क्या होती है, देखिए, जो वर्षा पर्वत के सहारे हो तो उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब इसको कैसे देखते हैं, देखिए ये पर्वतीय वर्षा कैसे होगी, तो इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्वत स्थित है और यहाँ से सागरी भाग है। अब सागरी भाग से हवाएं क्या होंगी, इस तरह से आगे तक प्रवाहित होंगी, और ये सागर के ऊपर से हवाएं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। तो ये आर्द्रता ग्रहण करके ये हवाएं किधर तरफ चल रही है, पर्वतीय भाग की तरफ चल रही है, और ये पर्वतों से टकरा कर क्या कर रही है, इसी के सहारे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। तो अभी हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे औसत समुद्र तल से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वायु का तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये वायु क्या करेगी, पर्वत से टकराकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, तो इस वायु का तापमान अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे ये वायु का तापमान कम होता जाएगा, वैसे वैसे वायु ठंडी होगी, और इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। इसकी जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ के 100% के आसपास सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी, तो ये सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, और ताप परिवर्तन, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर या सामान्य ताप परिवर्तन दर या आर्द्र ताप परिवर्तन दर, ये हम लोग बहुत अच्छे से वर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी, तो ये वायु क्या हो जाएगी, ये वायु संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त का मतलब सैचुरेटेड हो जाएगी।
वायु जब संतृप्त हो गई, सैचुरेटेड हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया है, अब इसका संघनन होगा और धीरे-धीरे संघनन होने के लिए क्या होगा, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो आर्द्रताग्राही नाभिक है उनकी तरफ चारों तरफ क्या होंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठा होते जाएंगे और वर्षा की बूंदों का निर्माण होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बादल बनने लगेगा और इन बादलों से क्या होगी, वर्षा शुरू हो जाएगी। तो भारत में जो कुल वर्षा होती है उसका नियर अबाउट 75% भाग क्या होता है, पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है। तो भारतीय वर्षा मुख्यतः कितना है, पर्वतीय प्रकार की, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में अगर औसत लिया जाए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेसिपिटेशन का किससे होता है, पर्वतीय प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए भारतीय जलवायु की और विशेषता है या इसकी कहा जाए कि इसमें तापमान का असमान वितरण होता है। तापमान का असमान वितरण ऐसे है कि कहीं पर क्या होता है कि तापमान बहुत कम होता है, जैसे इसको देख लेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए जो हम लोग देखा कि जो भारत का कर्क रेखा वाला क्षेत्र ये है, इसके दक्षिण का जो भारत है, यानी कि ये पूरा भारत जिसमें गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है सौराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान तो इसमें मोस्टली मोस्ट पार्ट आप नहीं आता है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा है, ये मिजोरम और त्रिपुरा का भी कुछ भाग है और पूरे दक्षिण भारत का भाग है। ये क्या है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में, तो यहाँ वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, लेकिन इसके दक्षिण वाला भाग क्या है, उसका तापमान कम रहता है। तो एक समय देखेंगे कि जब मुंबई में तापमान, यहाँ पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं यहाँ जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में तापमान कितना होगा, हो सकता है -50 डिग्री सेल्सियस हो। एक ही टाइम पर जहां तापमान यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, हो सकता है चेन्नई में यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो या 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। तो उसी समय द्रास में या जम्मू कश्मीर के या हिमाचल प्रदेश के या लद्दाख के किसी क्षेत्र में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, इतना ज्यादा वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं तापमान में, भारत के तापमान में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और उस तापमान का वेरिएशन क्यों आता है? उसके लिए बहुत 2 चीज़ ज़िम्मेदार है। पहला है अक्षांशों से दूरी, यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी, अक्षांश से स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हो गई समुद्र तल से औसत ऊँचाई कितनी है, तीसरी समुद्र से दूरी कितनी है। ये सारे फैक्टर मिलाकर क्या करते हैं, तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला देते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया कि भारत की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं। तो भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी प्रकार की हैं और उसके आधार पर हमने मानसून से जो उत्पन्न विशेषताएं उसको, और फिर इसके बाद वर्षा से जो संबंधित स्थिति है, तापमान से संबंधित जो स्थिति है, उसके आधार पर भारतीय जलवायु की कुछ विशेषताओं का उन्होंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो आएगा वो आएगा हम लोग का मानसून को, ठीक है, फिर उसको हम